तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 में, तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल। तो कौन सी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पर? जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जैसे मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, और इसके अलावा उनकी सॉलिडिटी या उनकी हार्डनेस, ठीक है, डेंसिटी उनकी, और लस्टर, उनका जो सरफेस होता है वो लस्ट्रस होता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। उन्हीं की बात वो कर रहे हैं कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था, ठीक है। अब हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेटल्स, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अब हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम उन्हें ग्रुप कर सकें कि भाई ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, या मेटल के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हम अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी दे रखी है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 एंड 2 3.6, एक्टिविटी 3.1 से लेके 3.6 तक हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी सैंपल। सैंपल मतलब सब्सटेंसेस, ठीक है। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजिली अवेलेबल, ठीक है। यही नहीं कि बस आपको यही मेटल चाहिए, ऐसे मेटल जो इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे आयरन आसानी से मिल जाएगा, कॉपर आसानी से मिल जाएगा, एल्यूमिनियम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैग्नीशियम आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब मार्केट से खरीदना पड़ सकता है। सोडियम भी ऐसा ही है, लेड भी ऐसा ही है, जिंक भी ऐसा ही है। Activity 3.1, take samples of iron, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. हर एक को मुझे देखना है appearance कैसी है उसकी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। Clean the surface of each sample by rubbing them with a sandpaper. Sandpaper से उसे साफ करना है, हर एक मेटल का जो सरफेस है। And note their appearance again. और उसकी जो अपीयरेंस है, हमने क्या करना है, हमें वो मेटल देखने हैं सबसे पहले, फिर उन्हें सैंडपेपर से साफ करना है और ये चेक करना है कि क्या इसके जो अपीयरेंस है या देखने में इसके सरफेस पर कोई भी चेंज आया, ठीक है। तो जितने भी लस्ट्रस होते हैं ना, जितने भी मेटल, ऐसे मेटल जो लस्टर शो करते हैं, तो बेसिकली उनके साथ क्या होता है, वहां पर वो जब भी हम सैंडपेपर से उन्हें रब करेंगे या हम उन्हें बहुत शार्पली कट करेंगे, तो उनके अंदर से एक नई मतलब चमक दिखाई देती है, ठीक है। जैसे अगर आप आयरन पीस को देखेंगे, कहीं पर भी पड़ा हुआ आयरन पीस होगा तो वो थोड़ा सा जंग लगा हुआ होगा, रेडिश कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। अब लेकिन जब उस लोहे को, उस आयरन पीस को अगर काटा जाता है, ठीक है, किसी ब्लेड से या बड़ी चीज से, किसी भी हम उसे ग्राइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से जब इसे काटा जाता है, तो काटने के बाद उसका सरफेस बड़ा एकदम स्टील की तरह निकल कर आता है अंदर से, ठीक है। तो वो है लस्टर। और कोई भी मेटल आप कितना भी उसे रब करते जाइए, वो हमेशा लस्टर ही शो करेगा। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जिनकी बात हमने कल करी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले उन्होंने मेटेलिक लस्टर की बात करी है, जिसकी हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3.2। 3.2 एक्टिविटी में किस चीज की बात हो रही है? टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। आपको ये पीसेस लेने हैं। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो आप इन मेटल्स को काटने की कोशिश करें शार्प नाइफ से, मतलब जो आपके घर में जो भी नाइफ अवेलेबल है। Hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. Caution, always handle sodium metal with care. Sodium metal को हमेशा प्रिकॉशन से या बहुत सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए। Dry it by pressing between the fold of a filter paper. और उसके ऊपर ये जरूर चेक कर लें कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है वहां पर इट मे कैच फायर, ठीक है, वहां पर आग भी लग सकती है। एंड इट मे एक्सप्लोड, वो फट भी सकता है, ठीक है। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ।
आपने आयरन को काटने की कोशिश करी, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबको काटने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन ये तो जनरल सी बात है, अंडरस्टूड है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, ये तो नहीं कटने वाले इतने इजीली। लेकिन सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, आप उसे अपने नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछ रखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या पता चला? You will find the metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. Metals ज्यादातर हार्ड होते हैं, लेकिन जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.3। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer। आप किसी भी आयरन या जिंक या लेड या कॉपर को उठाकर कहीं पर रख दीजिए, उसका ब्लॉक एक पूरा, और उसे एक हैमर से हिट कीजिए 3 बार, 4 बार या 4 से 5 बार उन्होंने कह रखा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुई? रिपीट विद अदर मेटल, ऐसा ही बाकी सब मेटल के साथ करके देखना है। तो हमने कल बात करी थी कि अगर उनकी रिंगिंग साउंड आएगी तो हम उन्हें सोनोरस बोलेंगे। रिंगिंग साउंड मतलब झनझनाने वाला, गूंजता रहे जो बार बार, ठीक है। जैसे कोई प्लेट गिर जाती है या ग्लास गिर जाता है रसोई में, उस टाइम पर जो साउंड आती है। रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दीज मेटल, अब आप चाहें तो इनकी शेप में होने वाले चेंजेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई जो थोड़े सॉफ्ट मेटल्स होंगे वो उनकी शेप आसानी से बदल जाएगी, है ना। नेक्स्ट दे रखा है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनसे शीट बनाई जा सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। मैलिएबिलिटी मतलब शीट में फॉर्म करना। नेक्स्ट इज, डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल मतलब सबसे पतली शीट जो बनाई जा सकती है वो गोल्ड और सिल्वर की है। क्लास 9th में रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने गोल्ड क्यों लिया था? इसी वजह से लिया था क्योंकि उसकी सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है, ठीक है। आगे दे रखा है, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ, आपने आज तक कौन कौन से मेटल की वायर बनी हुई देखी है, ठीक है। तो वायर बनाना मतलब डक्टिलिटी, ठीक है। आगे दे रखा है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। गोल्ड के बारे में फिर यहां पर एक चीज और दे रखी है, gold is most ductile metal. You will be surprised to know that a wire of 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कोई कहे सर वो तो टूट जाएगा, भाई टूटेगा या नहीं टूटेगा वो दूसरी चीज है, लेकिन अगर आप उसे बहुत फाइन वायर बना दें तो इट में लेंथ अप टू 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 2 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, हमारी नीड के हिसाब से ये जो मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है तो उनके हिसाब से हम मेटल्स को किसी भी शेप में बना सकते हैं, कुछ नई शेप दे सकते हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल बनाने के लिए कौन कौन से मेटल यूज होते हैं? तो एल्यूमिनियम यूज होता है, कॉपर यूज होता है, ठीक है, और न जाने और कितनी चीजें हैं जिनसे हम कुकिंग वेसल्स बना सकते हैं। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? क्लास 8th में ये क्वेश्चन मतलब आया होगा, उसमें पूछा जाता है कि हम मेटल, कोई ऐसा मेटल क्यों लेते हैं, या जब हम वेसल बनाते हैं तो कौन सा मेटल हमें चाहिए होता है। तो बेसिकली हमें एक मेटल चाहिए होता है जो कि वहां पर रस्ट ना हो, उसके ऊपर निशान ना पड़े, इस तरह का मेटल हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सारे नए एलॉयज आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम 3.5 एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं, यहाँ दे रखा है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड। इस तरह से आप एल्यूमिनियम वायर, मतलब ये ले रखी है इन्होंने एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, मेटल वायर भी हो सकती है कोई भी दूसरी, तो इन्होंने इसे इस तरह से स्टैंड में क्लैंप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, फिक्स अ पिन
टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ वैक्स से आपने एक पिन को यहाँ चिपका दिया, ठीक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जब हम इसे हीट करेंगे, अगर हीट यहाँ तक पहुंच जाएगी तो वैक्स पिघल जाएगा, वैक्स पिघल जाएगा तो हमारी पिन नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि क्या इसमें से हीट कंडक्ट हो रही है, पास ऑन हो रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, इसी तरह की ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे? कंडक्टिविटी। और हीट की कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे मेटल जो हीट के लिए गुड कंडक्टर होंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आयरन को देखूं, तो आयरन का पीस अगर मेटल है, मतलब मेटल तो है ही श्योरली, अगर वो हीट को कंडक्ट कर पा रहा है, दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि वो हीट को इजीली कंडक्ट कर दे रहा है विदाउट गेटिंग मेल्टेड, ठीक है। खुद पिघले बिना वो हीट को आगे ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। तो आगे दे रखा है, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो इस बार भी दो हमारे पास दो नए कंडक्टर्स हैं, एक है सिल्वर, एक है कॉपर, जो बेस्ट कंडक्टर की तरह माना जा सकता है। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड और मरकरी जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, आगे पढ़ते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हमने क्लास 8th की बुक्स में कर ली हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। एक्टिविटी 3.6, इस तरह का हमने एक सर्किट बनाया है, ठीक है। सर्किट में बीच में ये जो क्लिप्स लगाई हैं, तो ये एक प्लग की तरह काम करेगा, है ना, एक ओपन की या क्लोज्ड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम इन्हें दोनों को क्लैंप कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, सर्किट क्लोज हो जाएगा और इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा। बल्ब विल ग्लो, ठीक है। और अगर अभी हमने अलग अलग कर रखा है, द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, ठीक है, अभी नहीं जल रहा है बल्ब। तो यहाँ दे रखा है आगे, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, है ना। वो जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है तारों के ऊपर, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, पीवीसी, ठीक है। ना तो वो प्लास्टिक होता है, ना ही वो रबर होता है, दोनों कुछ मतलब एक नया सब्सटेंस है ये पीवीसी जिसे बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। हार्ड का एग्जांपल मैं अगर दूं, तो आपने देखा होगा आजकल जितनी भी प्लम्बिंग मटेरियल आ रहे हैं, मतलब घर में जो पानी की फिटिंग करते हैं, उसके लिए हमारे पास आजकल क्या है, वो प्लास्टिक के पाइप आ रहे हैं। तो वो कौन से पाइप हैं? पीवीसी पाइप हैं, ठीक। पीवीसी इतना हार्ड भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखें, जो वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर जो कोटिंग है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप इजीली उसे मोल्ड कर सकते हैं, तो वो भी पीवीसी है ना। आगे दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? क्या होगा अगर मेटल किसी एक हार्ड सरफेस से टकराएगा? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि मेटल और नॉन मेटल दोनों साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोडक्शन इज नॉट सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आप किसी भी आप टेबल पर बैठे होंगे, सोफा पर बैठे होंगे, बेड पर बैठे होंगे, आप उसे हिट करेंगे किसी भी हार्ड मेटल से या किसी भी सब्सटेंस से, तो वहां साउंड जनरेट होगा, लेकिन रिंगिंग साउंड क्वालिटी है मेटल्स की, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं सोनोरस। तो यहां दे रखा है, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस किसे कहते हैं? जो हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करने से साउंड जनरेट होता है। और जनरली जो हमारे स्कूल बेल्स होती हैं, या जिस तरह की, मतलब अगर डेली लाइफ में भी देखें ना, तो अगर आपके घर में जो घंटी है, छोटी सी पूजा वाली जो घंटी है हमारे घर में, तो वो घंटी भी हमारी वो ऐसे मेटल से बनी हुई है जो ज्यादा रिंगिंग हो, जो ज्यादा सोनोरस हो, ठीक है। आगे दे रखा है,
नॉन मेटल्स की बात होगी अब इसके बाद। तो नॉन मेटल्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं उनके ठीक उल्टा होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न्ड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल। हमने कल भी ये बात पढ़ी थी कि आउट ऑफ 118 91 आर मेटल्स, ठीक है। ये बात हमने कल भी बात करी थी। आगे दे रखा है कि 91 तो मेटल हो गए, लेकिन इसके अलावा जितने बचते हैं वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद दे रखा है द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसियस। ये क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं। अब लिक्विड क्या है, ब्रोमीन। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, नेम द नोन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन, ठीक है। रूम टेम्परेचर का जब भी हम डिस्कशन करेंगे या रूम टेम्परेचर की जब भी बात करेंगे तो समझ जाइए कि जनरल टेम्परेचर की बात हो रही है, कि जनरली वो आपको किस टेम्परेचर पर मिलता है ना। एक मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसका नाम है मरकरी, ठीक है। आगे चलते हैं। Do non-metals also have physical property similar to that of metals? Let us find out. तो क्या नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के जैसी ही होती हैं? चलिए आइए देखते हैं। एक्सरसाइज या एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। इन सब के हमने क्या किए, ये हमने सैंपल कलेक्ट किए। ज्यादातर आप देखेंगे इस बार सिर्फ नॉन मेटल्स की बात हो रही है, तो सारे सैंपल नॉन मेटल्स हैं। कार्बन है, चाहे कोल ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लीजिए, दोनों नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल। कैरी आउट एक्टिविटीज 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non metals and record your observations। तो आपको क्या करना है, जो एक्टिविटीज अभी हमने पीछे डिस्कस करी थी 3.1 से लेकर 3.4 और 3.6 में दे रखी थी, उन एक्टिविटीज को हम इन पर भी ट्राई करके देखें और ऑब्जर्वेशन देखें कि क्या चेंजेस उसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेबल 3.1 हमें बनाने के लिए कह रखा है। जनरली मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी आप नोट्स बनाने बैठे, कुछ एक चीजें हैं जिनका ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा उसमें फ्लो चार्ट यूज कीजिए, कम से कम लिखिए उसमें, ज्यादा से ज्यादा टेबल्स बनाइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। किसी भी हम दो प्रॉपर्टीज जैसे मेटल और नॉन मेटल हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरीका ये है, पहले लिखें मैलिबिलिटी उसकी डेफिनेशन, फिर लिखें डक्टिलिटी उसकी डेफिनेशन। दूसरा तरीका क्या है, कॉलम फॉर्म, ठीक है। कॉलम मेथड जो है, एक तरफ लिख दे मेटल, एक तरफ लिख दे नॉन मेटल, जैसे आज तक करते आए हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट, सोनोरिटी, है ना। बस इस तरह की चीजें हम लिख सकते हैं वहां पर। तो नॉन मेटल में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के ठीक अपोजिट हैं नॉन मेटल्स के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड in table 3.1 discuss the general physical properties of metals and non-metal in the class। आप क्या करें, इस ये जो 3.1 टेबल था इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उनके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास में मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिस्कशन कर सकते हैं। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone। तो आपने ये भी जान लिया होगा कि हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में या किन्हीं भी एलिमेंट्स को अगर हम ग्रुप करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसा बेस नहीं है जिन पर हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, all metals except mercury exist as solids at room temperature। मरकरी के अलावा जितने भी मेटल हैं सबके सब सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो मेटल का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई है, लेकिन गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। These two metals will melt
इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, अगर आप अपने हाथ पर भी रख लेंगे ना गैलियम या सीजियम को, ये दोनों मेल्ट डाउन हो जाएंगे। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। ये क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो नॉन लस्ट्रस होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन है और ये क्या है? लस्ट्रस है। नेक्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर बनाना पड़ा, समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन इज अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है और ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। हर एक फॉर्म को हमने एलोट्रॉप बोला है। एलोट्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं? डायमंड, ठीक है। एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट natural substance known and has a very high melting and boiling point, ठीक है। दूसरा एलोट्रॉप क्या नाम है? ग्रेफाइट। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है तो बैड कंडक्टर होना चाहिए या इंसुलेटर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। आगे दे रखा है एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जितने भी हैं ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इजीली आप इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? यहाँ आप जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको जानने को मिलेगा। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देन इन वाटर। पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जो भी एशेज मिली उन्हें उठाकर हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको क्या करना है? इसका लिटमस टेस्ट करना है, ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो क्या वो जो मैग्नीशियम से बनकर आया है वो एसिडिक है या बेसिक है? दूसरा ऐसे ही करना है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सल्फर पाउडर को जलाना शुरू किया, उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब मतलब उल्टी एक टेस्ट ट्यूब करके रख दी ताकि उसके अंदर सारी फ्यूम्स इकट्ठी हो जाएं। Add some water to the above test tube and shake. Test this solution with blue and red litmus paper. Is the product formed on burning sulfur acidic or basic? तो अब इसे पता करना है कि ये acidic है या basic है, ठीक है। Can you write equations for these equations? तो हमारे पास आज का होमवर्क क्या है कि इन एक्टिविटीज के बारे में घर से लिखना है और इनकी इक्वेशंस हमें लिखनी है, ठीक है। So that's it for today.